हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, तो स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डीपीएसपी का, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अति महत्वपूर्ण, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जिसके ऊपर निरंतर हर साल सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं, पूछे जाते रहेंगे आगे भी। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अगर आप वैसे भी अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, वैसे भी सुन रहे हैं, तो आपको भारत के जो डीपीएसपीज हैं उनके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि कनिष्ठ सहायक के एग्जाम के लिए उत्तराखंड में जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज चल रही है एफआरओ मेंस की, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। पटवारी लेखपाल एग्जाम, फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम की टेस्ट सीरीज चल रही है। आरओ सचिवालय का फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये प्राइम बैच चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिल रही हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चल रहा है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सभी सीरीज चल रही हैं, टेस्ट सीरीज भी चल रही है और फुल प्रिपरेशन ग्रुप भी चल रहे हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पिछली क्लास में, यानी कि पिछले वीडियो में, आपने ये सब पढ़ लिया था कि जो डीपीएसपी हैं ये कहाँ से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। आयरलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और आयरलैंड ने इसको स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो इस तरह से करके हम सब चीज़ें पढ़ चुके थे। हमने ये भी चीज़ें पढ़ ली थी कि फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किस तरह से बांटा गया है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, डीपीएसपी को किस तरह से बांटा गया है, तीन चीज़ों में बांटा है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, यानी कि समाजवादी जो सिद्धांत हैं, गांधीवादी जो सिद्धांत हैं, और जो लिबरल और इंटेलेक्चुअल यानी कि उदार और बौद्धिक सिद्धांत है। तो पिछली क्लास में हमने समाजवादी सिद्धांत पढ़ लिए थे, आज हमें गांधीवादी सिद्धांत से स्टार्ट करना है। तो क्या क्या डायरेक्टिव्स हैं, क्या क्या निर्देश हैं जो गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी ग्राम पंचायतों के बारे में, यानी कि राम राज्य के बारे में बात करते हैं वो। तो उनका कहना ये है, आर्टिकल 40 ये कहता है, स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि स्वशासन है, उसके लिए ग्राम पंचायतों को इकाइयों के रूप में संगठित करने के लिए बात की गई। अब देखिए, ये चीज़ आर्टिकल 40 के अंदर लिखी गई है। अगर ये चीज़ आर्टिकल 40 के अंदर ना लिखकर इसको हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिख देते, मौलिक अधिकारों के अंदर लिख देते कि भाई ये जो है ये बनना चाहिए, तो आप सोचें कि जो हमने इतनी ज़्यादा देरी करी, और हम 1992 में हमने 73वें संविधान संशोधन से जो पंचायतों का सिस्टम था उसको सुधारीकृत करा कि वो संविधान में आया, तो ये चीज़ें बहुत पहले आ सकती थी। लेकिन उस टाइम पे भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि हम अफोर्ड कर सकें कि राज्य के स्तर पर, और राज्य तो छोड़ो, गांव के स्तर पर, पंचायतों के स्तर पर हम पंचायत पूरे भारत में ऑर्गेनाइज करें, ऐसा बहुत मुश्किल था। हालांकि 1952 में काम करना शुरू करा। नागौर जिले में 1959 में सबसे पहली बार एक ग्राम पंचायत को भी बनाया गया, वहाँ पे इलेक्शंस भी हुए, जवाहरलाल नेहरू ने उसको उद्घाटन भी किया। लेकिन उसके बावजूद 1992 तक आते आते कई साल बीते और 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिससे कि विलेज पंचायत आ पाए। तो आर्टिकल जो 40 है वो इसी के बारे में बात करता था, या बात करता है भी अभी। आर्टिकल 43 कहता है, द स्टेट शेल एंडीवर टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगर आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा है, एक आता है KVIC, खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन। तो जो खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ हैं, कॉटेज इंडस्ट्री हैं, हथकरघा जो उद्योग है, उसको बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इसके अंदर जो मैन पावर है वो भी ज़्यादा खर्च होती है, और ये ग्रामीण क्षेत्रों के परिवेशों के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा रोजगार भी प्राप्त होता है इससे। तो महात्मा गांधी का कहना हमेशा से ये रहा था कि हथकरघा उद्योग जो है वो बड़ी कंपनियों से बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बड़ी कंपनियां बहुत कम लोगों को अपने यहाँ रखती हैं और बहुत ज़्यादा माल बनाती हैं, जिसकी वजह से
माल तो सस्ता हो जाता है, माल तो लोगों को सस्ता मिलेगा अल्टीमेटली कंज्यूमर को, लेकिन उससे नौकरियां जनरेट नहीं हो पाएंगी। फिर आर्टिकल 43B आता है, उसमें कहा जा रहा है टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होने चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का, यानी कि सहकारी समितियों के बारे में कहा गया है। अब देखिए आर्टिकल 43B से भी काम हुआ है। अभी हमने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यानी कि अमित शाह के अंडर में, जो हमारे इस टाइम पे गृह मंत्री हैं, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, उनके अंडर में, अमित शाह जी के अंडर में हमने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन भी बनाई है, जहाँ पर सहकारी समितियों के लिए वो मिनिस्ट्री बनी है। एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना दी गई है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आर्टिकल 43B का हम कितना ज़्यादा पालन कर रहे हैं। तो यानी कि सहकारी समितियों के स्वैच्छिक जो उनका गठन है, स्वायत्त है, उनका कामकाज में लोकतांत्रिक नियंत्रण है और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 46 की। अगर हम बात करें, द स्टेट शेल प्रमोट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस। तो आर्टिकल 46 ये कहता है, अनुच्छेद 46 ये कहता है कि जो स्टेट है यानी कि देश है, राज्य है, वो प्रमोट करेगा एजुकेशन के रूप में और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि जो आर्थिक जो इंटरेस्ट हैं ऑफ द वीकर सेक्शंस ऑफ द पीपल, पर्टिकुलरली दैट ऑफ एससीज, एसटीज और जो दूसरे वीकर सेक्शंस हैं। फिर आर्टिकल 47 कहता है कि स्टेट जो है कुछ स्टेप्स लेगा टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कि हम पब्लिक हेल्थ को सुधार सकें और प्रोहिबिट करें कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स दैट आर इंजूरियस टू हेल्थ। तो आर्टिकल 47 वही महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो उनके प्रिंसिपल्स कुछ इसी प्रकार से थे कि हमको जो मद्यपान है यानी कि शराब है, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन महात्मा गांधी का ये कहना था, लेकिन भारत सरकार बहुत ज़्यादा पैसा चाहती है कि आबकारी से ही कमाए। वो चाहती है कि इससे हम खूब सारा पैसा कमाएं। तो जो सरकारें हैं वो रोज़ नए नए ठेके खोलती जा रही है। इनके जो इनकी शॉप्स हैं, वाइन शॉप्स हैं, बियर शॉप्स हैं, उनको खोलते जा रही हैं, जिससे कि यहाँ पे पैसा आ पाए। लेकिन ये डीपीएसपी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट जाता है। आर्टिकल 48 कहता है टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस, कि हमें प्रोहिबिट करना है, रोकथाम करनी है किसकी, कि गायों को स्लॉटर ना किया जाए, उनको मारा ना जाए, बछड़ों को ना मारा जाए, या दूसरे दूध देने वाले और जो ड्रॉट कैटल हैं यानी कि ऐसे कैटल हैं जो दूध तो नहीं देते हैं लेकिन खेती बाड़ी में काम कर सकते हैं, उनको ना मारे और बाकायदा उनकी ब्रीड को इम्प्रूव करें, यानी कि उनकी जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए, ना कि उनको हम मारें। तो ये था गांधीयन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है उदारवादी और जो बौद्धिक जो लोग होते हैं उनके बेसिस पे क्या क्या सिद्धांत हैं जो डीपीएसपी में महसूस होते हैं, प्रतीत होते हैं कि ये इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं ये डीपीएसपीज। तो आर्टिकल 44 पहली बात तो ये कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अभी हाल ही में राज्यसभा के अंदर भी अगर हम देखें तो जो विंटर सेशन स्टार्ट हुआ है दिसंबर 2022 में, जो विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, उसमें राज्यसभा के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर एक बिल भी पेश किया गया है कि भारत के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए। आर्टिकल 45 कहता है टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। ये अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की जा रही है, यानी कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों की जो पढ़ाई की बात की जा रही है, उसके लिए भारत ने बढ़ चढ़कर काम किया है आर्टिकल 45 को देखते हुए, फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। फिर आर्टिकल 48 कहता है टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स, यानी कि खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहा है, जो हमें खेती बाड़ी करनी है और एनिमल हस्बेंड्री है, ये किस बेसिस पे करनी है, मॉडर्न बेसिस पे करनी है, आधुनिक बेस पे करनी है और वैज्ञानिक तरीकों से करनी है। 48 में 48A कह रहा है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट, हमें पर्यावरण की सुरक्षा भी करनी है, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्री, और जो देश के जंगल हैं, जीव जंतु हैं, वाइल्ड लाइफ है देश की, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। आर्टिकल 49 कहता है स्टेट शेल प्रोटेक्ट एवरी मॉन्यूमेंट। अब देखिए जो राज्य है, जो एक देश है, वो प्रोटेक्ट करेगा हर मॉन्यूमेंट को, यानी जो भी मॉन्यूमेंट हैं हमारे यहाँ पे या प्लेस हैं आर्टिस्टिक या हिस्टोरिक इंटरेस्ट के, यानी कि इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि हमें उन चीज़ों का संरक्षण करनी है, जैसे कि चाहे वो स्मारक हो या कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के जो स्थान हैं, उन सब की हमको रक्षा करनी होगी। फिर आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50 कहता है द स्टेट शेल टेक स्टेप्स टू सेपरेट जुडिशरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके सामने लिख लीजिएगा आर्टिकल 50 के तहत। आर्टिकल 50 ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों सेम हो, या जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि पहले क्या होता था, पहले जो राजा होता था वही न्यायाधिकारी भी होता था, राजा ही फैसला सुनाता था, न्याय करता था। तो राजा एग्जीक्यूटिव भी है कि वो पूरा देश चला रहा है, पूरा साम्राज्य चला रहा है, साथ साथ वो न्याय भी वही कर रहा है, उसके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है।
तो आर्टिकल 50 यही कहता है कि राज्य जो हैं, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए। ये आर्टिकल 50 के अंदर लिखा गया और ये हमने बखूबी निभाया भी है इसके अंदर कि जो हमारी जुडिशरी है वो बहुत हद तक इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव के इन्फ्लुएंस से। इसीलिए हमने NJAC जो लाया गया था पार्लियामेंटेरियंस के द्वारा, सांसदों के द्वारा जो NJAC लेके आया गया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी, 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ उसको ख़त्म भी कर दिया गया। फिर आर्टिकल 50 क्या कहता है? आर्टिकल 51 क्या कहता है कि इट डिक्लेयर्स दैट टू इस्टेब्लिश इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी द स्टेट शैल एंडीवर। अब देखिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बहाल करनी है, यानी कि भारत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति, ऐसा ना हो कि हम अपने घर में तो खुश हैं, दूसरे देशों से लड़ते फिरें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हमें दूसरे देशों से लड़ना भी नहीं है। हमारे हालांकि जो हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क हैं उनके साथ हमारे रिश्ते कुछ अच्छे नहीं रहते हैं, एक के साथ तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहते हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल पीस की हम बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद द नेशंस, एक बहुत ही शानदार, एक ऑनरेबल रिलेशंस होने चाहिए हमारे, आदरणीय रिलेशंस होने चाहिए हमारे एक देश से दूसरे देश के बीच में। फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उनकी हमें इज्जत करनी है। एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, और जो हमने ट्रीटी साइन की हैं उनकी, उन ट्रीटीज़ की, उन कानूनों की जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको हमें निभाना चाहिए। एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, और मान लेते हैं कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद हो जाता है, तो उसको आर्बिट्रेशन के यानी कि मध्यस्थता के द्वारा हमें उसको क्या करना चाहिए? सॉल्व करना चाहिए। DPSP के रिगार्डिंग कुछ कोट्स दिए गए हैं, अलग अलग द्वारा चीज़ें बोली गई हैं। जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने क्या कहा है। इन्होंने कहा था कि नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टेडली टू इग्नोर द प्रोविजंस इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा मंत्रालय, कोई भी ऐसे लोग जो रिस्पॉन्सिबल हैं, लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो कभी भी DPSP को फॉलो ना करें या DPSP की तरफ ध्यान ना दें, इस चीज़ को वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यानी कि अगर वो लोगों के लिए हैं तो उनको DPSP को देखना ही पड़ेगा। यानी कि ये इतनी अच्छी चीज़ें इनमें कही गई हैं, ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था अ गवर्नमेंट विच रेस्ट्स ऑन पॉपुलर वोट, यानी कि वो सरकार जो पॉपुलर वोट पे आई है, यानी कि लोगों के द्वारा नियुक्त होकर आई है, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार जो है, कैन हार्डली इग्नोर द DPSP की, बहुत ही मुश्किल है कि वो DPSP को इग्नोर करते हैं। उनको DPSP को फॉलो करना ही करना पड़ेगा जब भी वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। DPSP आर लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये LM सिंघवी का कहना ये है कि वो लाइफ गिविंग प्रोविजंस हैं, यानी कि ऐसे प्रोविजंस हैं जो जीवनदायी हैं। फिर ग्रैनविले ऑस्टिन बहुत ही शानदार एक ऑथर हैं, फॉरेन ऑथर हैं, उन्होंने लिखा है कि DPSP आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स ऑफ द सोशल रिवॉल्यूशन और टू फोस्टर द रिवॉल्यूशन बाय एस्टैब्लिशिंग द कंडीशंस नेसेसरी फॉर इट्स अचीवमेंट्स। यानी कि उन्होंने कहा कि DPSP आर एम्ड एट फर्दरिंग द गोल्स, कि हमें जो हमारे गोल्स हैं सोशल रिवॉल्यूशन के, समाज के अंदर जो क्रांति लानी है, उसके जो हमारे गोल्स हैं उनको हमें तेज़ी से और बढ़ाना है। टू फोस्टर द रिवॉल्यूशन को फोस्टर करना है, तेज़ी से बढ़ाना है, बाय एस्टैब्लिशिंग द कंडीशंस नेसेसरी, कि ऐसी हम कंडीशंस बनाएं जो उसके अचीवमेंट के लिए पर्याप्त हो। और ये हम कहाँ से बना सकते हैं? DPSP से बना सकते हैं। सर BN राव जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र रहे भारत के, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा कि DPSP आर मॉरल प्रीसेप्ट्स फॉर द अथॉरिटीज़ ऑफ द स्टेट, यानी कि ये राज्य के अधिकारियों के लिए एक नैतिक सिद्धांत के रूप में काम करेंगे कि भाई इनको हमें फॉलो करना है और इनके हिसाब से पॉलिसी बनानी है कि लोगों का अधिकतम फ़ायदा उसमें होना चाहिए, अधिकतम लाभ उसके अंदर व्यक्तियों को मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है DPSPs में समय समय पे कुछ संशोधन हुए हैं। तो वो क्या क्या संशोधन हुए हैं उनको हम समझते हैं। सबसे पहले जो संशोधन हुआ है वो 1976 के मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहा गया 42वें संविधान संशोधन से, उसमें चेंजेस आए। क्या क्या चेंजेस आए तो देखें। इट इंट्रोड्यूस सर्टेन चेंजेस। तो सर्टेन चेंजेस क्या थे? सबसे पहला था आर्टिकल 39A के तहत आया कि फ्री लीगल एड मिलेगी टू द पुअर। तो फ्री लीगल एड जो है वो गरीबों को मिलेगी। ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आर्टिकल 39A के रूप में ऐड किया गया। फिर अनुच्छेद 43A के रूप में क्या ऐड किया गया कि जो वर्कर्स हैं, किसी इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं, वो इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में भी रोल प्ले करेंगे। ये आर्टिकल 43A पे कहा गया।
उसके बाद फिर आर्टिकल 48 ये कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए देखिए आप समझिए 1976 की बात कर रहे हैं। 1976 से पहले 1972 में भारत जो है प्रोजेक्ट टाइगर भी स्टार्ट कर चुका था और 1993 में फिर हमने प्रोजेक्ट एलिफेंट भी स्टार्ट किया। तो कई सारी चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी, गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही थी इन्वायरमेंट के प्रति। और 1972 में जब प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया तो 1976 में जब अमेंडमेंट हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पे उन्होंने आर्टिकल 48A भी इंसर्ट किया, जिसमें इन्वायरमेंट की, पर्यावरण को जो प्रोटेक्शन देने की बात है वो भी कही गई। फिर जब 42nd अमेंडमेंट हो गया 1976 में, उसके बाद जो 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, 1978 में, उसमें ये कहा गया कि इसने आर्टिकल 38 के अंदर सेक्शन 2 इंसर्ट किया, जो ये कहता है द स्टेट इन पर्टिकुलर शेल स्ट्राइव टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, कि यानी कि जो राज्य है वो इस तरह से काम करेगा कि जो लोगों के बीच में इकोनॉमिकली यानी कि अर्थव्यवस्था के रूप में, आर्थिक के रूप में जो उनके बीच में असमानता है उसको पाटा जा सके, उसको दूर किया जा सके। जो उनके इनकम में इनइक्वालिटी है और उनके स्टेटस में जो इनइक्वालिटी है उसको हम एलिमिनेट करें, ख़त्म करें। फैसिलिटीज़ हों चाहे अपॉर्चुनिटीज़ हों, सब चीज़ें सभी लोगों को समान रूप से मिलनी चाहिए। इट ऑल्सो एलिमिनेटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और 44th अमेंडमेंट की वजह से जो आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था भारतीय नागरिकों का, उसको वहाँ से हटाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। नेक्स्ट आता है 86th अमेंडमेंट 2002 का। इसके वजह से जो आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर था वो चेंज होता है और एलिमेंट्री एजुकेशन को, यानी कि जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राथमिक स्कूल खोले गए हैं वो इसी तहत खोले गए हैं कि 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को हमें शिक्षा देनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन देनी है। और ये आर्टिकल 21A के तहत अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तो 2002 का जो 86वां संविधान संशोधन था उससे ये ऐड किया गया। द अमेंडमेंट डायरेक्टेड स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर अंटिल द कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर्स। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण 2011 का 97वां 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, जो ये कहता है कि आर्टिकल 43B के तहत कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं अब कैसी हो चुकी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हो चुकी हैं, क्योंकि इनको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनिंग मिल चुकी है। अब DPSP है तो बहुत अच्छे, इनकी चीज़ें भी काफ़ी भी होती हैं, तारीफ़ भी काफ़ी होती है, लेकिन इसकी बुराइयां भी काफ़ी होती हैं। DPSP के पीछे कुछ क्रिटिसिज्म है, यानी कि इसके कुछ आलोचना है। तो DPSP की क्या आलोचना रही है वो समझते हैं। सबसे पहली बात तो लोग ये कहते हैं भाई इसका कोई लीगल फोर्स नहीं है, यानी कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि ये नॉन जस्टिसेबल है, कि अगर ये फॉलो नहीं कर रही है सरकारें इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम ये कह के सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ या हाई कोर्ट चले जाएँ कि भाई DPSP को नहीं मान रहे। जब DPSP को नहीं मान रहे हैं तो सरकार का कहना ये है कि हम DPSP को नहीं मानेंगे, तो लोग जो हैं उसके लिए सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकती है। तो लीगल फोर्स नहीं है। उनका कहना ये है कि दे वर डिस्क्राइब्ड एज पायस सुपरफ्लूटीज एंड वाज कंपेयर टू अ ब्लैंक चेक, यानी लोग उसको एक ब्लैंक चेक के रूप में कंपेयर करते हैं कि मैं आपको एक ब्लैंक चेक तो दे रहा हूँ लेकिन उसमें कोई साइन नहीं है, साइन नहीं होंगे तो पैसे नहीं निकल पाएंगे। न्यू ईयर का रिजोल्यूशन है, मैनिफेस्टेशन है, एम्स का, एस्पिरेशंस का, यानी कि मेरी उम्मीदें, आकांक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं तो ऐसी थी और हो कुछ नहीं रहा है। इलॉजिकली अरेंज्ड। अब ये कहते हैं कुछ लोग कि ये इलॉजिकली अरेंज कर दिया गया है, यानी कि DPSP को ये क्रिटिसाइज़ किया गया है कि अरेंज हुए हैं इलॉजिकल मैनर में। इसमें कोई भी एक कंसिस्टेंट उनका दर्शन नहीं है, कोई भी फिलॉसफी उनकी नहीं है उसके अंदर। फिर आता है कंजर्वेटिव हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, यानी कि रूढ़िवादी को कहा गया है कि रूढ़िवादी हैं। जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसा उनका कहना है लोगों का, क्रिटिसाइजर्स का, कि कुछ प्रोविजंस तो ऐसे हैं जो 21वीं शताब्दी के हिसाब से आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स की। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स का मतलब ये हुआ जैसे शराब पीना है या कुछ भी गलत चीज़ें पीनी है, उनको हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स कहते हैं। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि 21वीं शताब्दी हो चाहे 15वीं शताब्दी हो, चाहे हो 10वीं शताब्दी, चाहे कोई सी भी शताब्दी हो, अगर कोई चीज़ हम ऐसी पी रहे हैं जिससे शरीर को नुकसान हो रहा है, उससे तो शताब्दियों में मतलब ही नहीं है। अगर शराब पीने से शरीर को नुकसान होता है, हम सोशली ख़राब होते हैं, पॉलिटिकली ख़राब होते हैं, हमारा पैसा भी ख़त्म होता है शराब पीने में, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, तो शराब पी के क्या फ़ायदा। जब उस चीज़ को पी के कोई फ़ायदा नहीं है, तो ये कहना कि वो 21वीं शताब्दी में तो सब पीते हैं, ये अपने आप में बेईमानी होगी, अपने आप में गलत होगा। तो इसलिए 21st सेंचुरी हो चाहे कोई सी भी शताब्दी हो, कोई सी भी सेंचुरी हो, फर्स्ट सेंचुरी हो, BC में आप चले जाओ, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स को तब भी पीना गलत था, आज भी पीना गलत है। माइट लीड टू कन्फ्यूजन इन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो लोगों का कहना ये है कि इसमें कुछ भ्रम हो जाता है, संघर्ष हो जाता है, कि इसके वजह से सेंटर के बीच में और स्टेट्स के बीच में कभी कभी DPSP की इम्प्लीमेंटेशन की वजह से विवाद हो जाता है।
कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस वर हाई ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेजेस कंसर्निंग द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। फिर प्रेसिडेंट, कैबिनेट, सेंटर, स्टेट सबके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, विवाद पैदा हो सकता है। जैसे कि स्टेट कुड बी डिसमिस्ड इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस, यानी कि स्टेट को, राज्य को डिसमिस किया जा सकता है आर्टिकल 356 के तहत अगर वो कंप्लाइंट ना करे जो उसको कहा जा रहा है, यानी कि अगर उसको दिशा निर्देश के अनुसार वो काम ना करे वहाँ की सरकार, तो उसको हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट माइट नॉट गिव असेंट इफ लॉज मेड टू गिव इफेक्ट टू DPSP आर वायलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और मान लेते हैं ऐसा भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट उस बिल को जो एक एसेंट देना है वो देना बंद कर दें कि अगर उनको ये लगे कि ये जो DPSP है इसको अगर हम अलाउ करवा रहे हैं तो इसकी वजह से जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि इस तरह से मान के चलिए, अभी राज्यसभा के अंदर आज ही अगर हम देखें तो 8 दिसंबर या 9 दिसंबर 2022 में एक बिल लाया गया है जिसका नाम है UCC, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल। अब मान लेते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड ही कहता है कि अलग अलग धर्मों में जो रीति रिवाज चलते हैं, प्रथाएं चलती हैं, वो नहीं चलेंगी। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, जिसमें ये कहा गया है कि हम आज़ाद हैं और अपना धर्म फॉलो कर सकते हैं, उसमें जितने भी कस्टम्स हैं, रूल्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से तो वो सब चीज़ें बाधित हो जाएंगी। अगर वो बाधित हो रही हैं तो हम यहाँ पे ये समझेंगे कि यहाँ पे DPSP को, आर्टिकल 44 को, UCC में जो UCC का आर्टिकल 44 है उसको फॉलो करने की वजह से आर्टिकल 25 पे दिक्कत आएगी, आर्टिकल 26 पे दिक्कत आएगी। तो इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पे ऐसी दिक्कत आ रही है तो हम ये भी देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है इस बिल को हो सकता है खारिज कर दें, इस बिल को अपनी एसेंट ना दे। जब तक बिल को एसेंट नहीं मिलेगी राष्ट्रपति से तब तक बिल ही रहेगा, लॉ नहीं बन पाएगा, कानून नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फंडामेंटल राइट्स के बीच में और DPSP के बीच में, क्या क्या दिक्कतें हैं, संघर्ष क्या रहे हैं और उससे रिलेटेड केसेस क्या हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इसमें कोई भी आपका डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई फीडबैक है, कोई सेशन है, जरूर से ज़रूर लिखिए। आपके सभी जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई किया जाएगा, सब चीज़ों को सुना जाएगा, उनके ऊपर जो भी टिप्पणी होगी वो भी की जाएगी। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।